हेलो। हेलो। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम बात करेंगे AS5 की। चलिए शुरू करें बच्चों, शुरू करें बच्चों। सर आज जल्दी छोड़ दीजिए भाई, पकड़ा कब है मैंने? इतनी लेट शुरू कर रहा हूं तो जल्दी कैसे छोड़ूंगा? क्या करने जाना है तुम्हें जो जल्दी छोड़ू? आज हमें बात करनी है AS5 की। और AS5 का क्या नाम है? AS5 का नाम है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग, आगे लिखा नहीं है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो AS5 के अंदर AS5 के अंदर क्या क्या आने वाला है? AS5 कवर करता है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स। जहां जहां मैम जो जो लिखता जाऊंगा वो आप भी लिखते जाओगे। हम बात कर रहे हैं स्कोप की। प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। AS5 में ये चार बातें होती है। ठीक है ना, AS5 में ये चार बातें होती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब आपका पूरा का पूरा AS5 P&L बेस्ड स्टैंडर्ड है। सर ये P&L बेस्ड स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ऐसे स्टैंडर्ड्स जो इनकम्स और एक्सपेंसेस पे बात करते हैं, इनका कुछ ना कुछ इंपैक्ट आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। सो ये कौन सा स्टैंडर्ड हुआ? दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस्ड स्टैंडर्ड। ये P&L अकाउंट बेस्ड स्टैंडर्ड है। ये P&L अकाउंट बेस्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है,
ठीक है सर, पी एंड एल अकाउंट बेस्ड स्टैंडर्ड है, मतलब इसकी जितनी भी ये सारी आइटम्स लिखी हुई हैं ये किसी ना किसी तरीके से आपके पी एंड एल को इंपैक्ट करेंगे, किसी ना किसी तरीके से आपके पी एंड एल को इंपैक्ट करेंगे। तो इसमें पहली चीज क्या है, पहली चीज है नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, इसमें ये पहली चीज है। इसके बारे में सर क्या बात करनी है, करना क्या है सर, अच्छा मुझे बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट लॉस आता है, आता है सर। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट लॉस आता है, तो नेट प्रॉफिट लॉस कैसे आता है? नेट प्रॉफिट लॉस में से सर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम ऐड करते हैं, उसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं, तो जाके सर हमें प्रॉफिट आता है। यही होता है कि नहीं? तो जाके प्रॉफिट आता है, बोलो बोलो, यही होता है कि नहीं? ठीक है, ये थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, जितना मेरे साथ कम्युनिकेशन करोगे ना और लिखोगे ना उतना अच्छा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट लॉस कैसे आता है? जब आप सारे इनकम्स को सारे एक्सपेंसेस से माइनस करते हो, ठीक है, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस करते हो। अच्छा, अब कोई आइटम आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, कोई एक्सपेंडिचर किया, ठीक है ना, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया। आप जानते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको यह सिखाया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा असेट के फॉर्म में बनता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाता है, यही सिखाया गया है ना, यही सिखाया गया है कि नहीं? तो एक्सपेंस अगर रेवेन्यू नेचर का है तो वो पीएनएल में जाएगा, पर कई बार ऐसे कुछ आइटम्स आते हैं जिनको लेकर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि वो आइटम पीएनएल में जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई आइटम पीएनएल के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा हमें ये समझ ही नहीं आता। तो सर वो कैसे हम अपने कंफ्यूजन को दूर करें? तो सुनो, AS5 कहता है कि कोई भी इनकम हो या कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस अगर है तो वो हमेशा आपके पीएनएल में जाएगा, वो इनकम एक्सपेंस हमेशा आपके पीएनएल में जाएगा जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा ट्रीटमेंट ना बताया गया हो किसी दूसरे एएस के द्वारा। कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस हमेशा पीएनएल में जाएगा अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर सच आइटम एज पर द एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बस यही वाला पॉइंट अपन अभी लिखेंगे, आ जाओ। एनी इनकम और expense shall be considered while calculating net profit or loss for the period। किसी भी पीरियड का नेट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप इनकम और एक्सपेंस को कंसीडर करोगे। इसका एक शब्द में मतलब है कि आप उसको पीएनएल में डालोगे। आप कहां डालोगे? मतलब पीएनएल में डालोगे, अनलेस देयर इज अ सेपरेट ट्रीटमेंट, unless there's a separate treatment of such income expense as per any accounting standard। जब तक उसका कोई और सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है तब तक आप उसको पीएनएल में जाओगे, पीएनएल में ले जाओगे। अगर किसी एक्सपेंस या इनकम का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट डिफाइंड है तो आप उसको फिर उस एएस के अकॉर्डिंग डील करोगे। मतलब मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर किसी इनकम एक्सपेंस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट
डिफाइंड है एज पर एनी एएस, देन उसको एएस के अकॉर्डिंग ट्रीट करो, पीएनएल में मत डालो, उसको पीएनएल में मत डालो। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई? बताइए, कितने बच्चों को यह बात समझ में आई मेरी? समझ में आई सबको? बेटा सब लोग रिप्लाई करेंगे, जो जो बच्चे अवेलेबल है रिप्लाई करेंगे। जिसका रिप्लाई आ रहा है मैं मान के चलूंगा वही अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है? और लेक्चर को तुम लोग लाइक कर रहे हो कि नहीं लाइक कर रहे हो? लेक्चर पब्लिक है भाई, लेक्चर को लाइक करो। हाँ, अनलिस्टेड होता तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है क्या ही बोलूं। लेक्चर को लाइक कर रहे हो कि नहीं? तो कभी भी आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हो किसी पीरियड का, तो आपको सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं, पीएनएल में डालने हैं, जब तक उनके बारे में कोई दूसरा स्टैंडर्ड कुछ ना बोले। सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? सर एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? जैसे आपको AS16 अगर पता हो, बोरोइंग कॉस्ट, तो वो बोलता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, शुड बी कैपिटलाइज्ड। याद आया? इंटरेस्ट कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करना चाहिए इफ रिलेटेड टू क्वालिफाइंग असेट। ये एक एग्जांपल हुआ। तो एएस ने बोला नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट अगर किसी क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है, क्वालिफाइंग असेट के एसीपी, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो तुम्हारे उस क्वालिफाइंग असेट की कॉस्ट में जाके कैपिटलाइज होगा। AS12 पे आते हैं। AS12, जितने बच्चों को AS12 के बारे में पता है, जितने बच्चों को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। AS12 बोलता है अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, ठीक है ना, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के नेचर का गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, तो आप उसको ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट एक तरीके से आपके लिए इनकम हुआ, पर आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। आप उसको किस में ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, ठीक है? ये AS12 कहता है। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जैसे AS19 लीजेस, ये कहता है अगर आपने कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बियर किया है, इनकर्ड बाय लेसी, अगर आपने कोई लेसी हो, अगर आप लेसी हो और आपने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बियर किया है इन फाइनेंस लीज के केस में, तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे, टू बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ लीज्ड असेट। आप उसको लीज्ड असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे। तो ये क्या बोल रहा है? पीएनएल में मत डालो। तो किसी भी इनकम और एक्सपेंस का अगर कोई सेपरेट ट्रीटमेंट किसी एएस में बताया गया है, तो आपको सेपरेट करना है, अदरवाइज किसी सेपरेट एएस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको पीएनएल में डालो। आया समझ में? चलो दूसरी बात, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। हमें AS5 के अंदर कितनी बातें पढ़नी है? 4 बातें पढ़नी है, ठीक है ना? AS5 में कितनी बातें पढ़नी है? 4 बातें पढ़नी है। समझ गए क्या? सर AS10 है भी है ना? हाँ, AS10 भी है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। AS10 बिल्कुल, AS10 भी है। AS10 बोलता है अपवर्ड रीवैल्यूएशन गेन, ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन रिजर्व।
आप उसको रिवॉल्यूशन रिजर्व में डालना है। तो अभी अपने को 4 बातें पढ़नी है, 4 में से अभी अपन पहली बात पढ़ रहे हैं। पहली बात का भी अपन ने एक ही पॉइंट पढ़ा है कि किसी भी इनकम एक्सपेंस को P&L में डालने का, अगर किसी दूसरे एएस ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, इसी के बारे में, इसी पॉइंट के बारे में, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड के बारे में अपन एक और बात पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले? जो भी हम नेट प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट लॉस आता है वो 2 चीजों से आता है। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फॉलोइंग। आपका नेट प्रॉफिट लॉस 2 चीजों से कैलकुलेट होता है। एक, आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं साल भर का, साल भर का हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं वो 2 चीजों से बना होता है, आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ठीक है सर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? सर ये आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती है, उसी को डिफाइन कर रहे हैं अपन अभी। चलिए उसी को डिफाइन कर रहे हैं अपन अभी। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एनी बिजनेस एक्टिविटी, any business activity which is related to the main operation, any business activity which is related to the main operation। ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब कोई भी मेन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी, मेन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है ना, अब उससे रिलेटेड अगर कोई भी इनकम और एक्सपेंस हो रही है तो वो आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी बन जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी ऑर्डिनरी, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इनकम और एक्सपेंस हो रही है तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी बन जाएगा। अच्छा, एक बच्चा यहां पर लिख रहा है सर डे टू डे एक्टिविटीज। हाँ हो सकता है डे टू डे, बट ये जरूरी नहीं है कि कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी की होगी वो रेगुलर नेचर की हो, वो रिकरिंग नेचर की हो, जरूरी नहीं। इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों आ सकता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों आ सकता है। कोई भी इनकम एक्सपेंस जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है वो रिकरिंग नेचर की इनकम और एक्सपेंस हो सकती है, वो नॉन रिकरिंग नेचर की भी हो सकती है। ठीक है ना, यहां पर आइटम्स मतलब इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स इनकम्स और एक्सपेंसेस आपके ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के होने चाहिए। ठीक है, और सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब incomes and expenses which are clearly different from ordinary activity, which are clearly different from ordinary activity and which does not occur regularly, और जो रेगुलरली अकर नहीं होते मतलब नॉन रिकरिंग नेचर के, दैट मीन्स नॉन रिकरिंग। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे आइटम्स, ऐसी इनकम्स और एक्सपेंसेस जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से क्लियरली डिस्टिंक्ट है, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से क्लियरली डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। ठीक है ना, उनका ऑर्डिनरी एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, और जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो रेगुलर बेसिस पर अकर नहीं होते, जो रेगुलर बेसिस पर अकर नहीं होते, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है सर, इसके कोई एग्जांपल दो सर।
इसको कोई एग्जाम्पल दो सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के एग्जाम्पल दो सर। लॉस ड्यू टू फायर और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या फायर के कारण कोई लॉस हुआ, अर्थक्वेक या फायर के कारण कोई लॉस हुआ। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये याद रखना, बिकॉज AS12 कहता है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। अच्छा, इसी का इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इसके अलावा VRS पेमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का पेमेंट किया टू रिटायरिंग एम्प्लॉइज, रिटायरिंग एम्प्लॉइज को वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का पेमेंट किया। ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, ठीक है। वापस से एक बार, वापस से सर, प्रॉफिट लॉस हमारा जो किसी पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट लॉस आता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक, आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्लियरली डिफरेंट है और जो रेगुलर बेसिस पे अकर नहीं होते, ठीक है ना। ये रहे उसके एग्जाम्पल। अब करना क्या है, करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है AS5 के अकॉर्डिंग, AS5 के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ AS5, AS5 की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं should be separately disclosed in profit and loss। आप उनको प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से डिस्क्लोज करोगे, ठीक है ना। और आप उनको ऑर्डिनरी एक्टिविटी के आइटम्स के साथ कंबाइन नहीं करोगे, ठीक है। एंड शुड नॉट बी कंबाइन विथ ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम्स। आप उनको ऑर्डिनरी एक्टिविटी के आइटम्स के साथ कंबाइन नहीं करोगे। अब ये बात आपको पता है पहले से ही, कैसे पता है, शेड्यूल 3 में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अगर तुम जाओगे तो पहले दो इनकम्स आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, फिर 7 एक्सपेंसेस आते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चौथा क्या आता है, चौथा आता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस। फिर आता है टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस हुआ। फिर आता है नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आप अलग से लिखते हो। याद है आपको, याद है आपको, ये शेड्यूल 3 के अंदर आप अलग से लिखते हो, ठीक है, ठीक है। बोलो जी। बट सर VRS तो अमोटाइज होता है एवरी ईयर, रिकरिंग नेचर। किसने बोला, किसने बोला VRS अमोटाइज होता है? मैंने ही अपने स्टूडेंट्स को AS15 पढ़ाया है और AS15 के अंदर मैंने पढ़ाया है जो टर्मिनेटिंग बेनिफिट्स होते हैं, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, वो इमीडिएटली P&L में जाने चाहिए। एंड VRS इज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंस। मैं जो भी बोल रहा हूं मेरे पास कोई ना कोई एक बेस है, और आप जो कह रहे हो शुभ गुप्ता, आपके पास कोई बेस नहीं है, बेसलेस बातें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अमोटाइज करते हैं तो आपने बोल दिया अमोटाइज करते हैं, है ना। और लगने से चीजें नहीं होती, लगने से चीजें नहीं होती, ठीक है। तो AS15 क्या बोलता है, टर्मिनेटिंग बेनिफिट्स को हमेशा P&L में डालना चाहिए। VRS इज अ टर्मिनेशन बेनिफिट्स।
अब तुम इनकम टैक्स के अंदर क्या करते हो क्या नहीं करते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, बिकॉज इनकम टैक्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर इनकम टैक्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट है कि वहां अमोर्टाइज करते हैं और यहां पर मैं बोल रहा हूं पीएनएल बनता है, तो उसी कारण से डीटीए डीटीएल बनेगा, लॉजिकली डीटीएल बनता है। क्या बनता है? डीटी सॉरी वन, हाँ डीटीए बनता है, सॉरी, फिर उस कारण से डीटीए बनता है, फिर AS22 आ जाता है। तो ऐसे लिंकिंग वाला काम है, पर आप प्लीज थोड़ा सा उस चीज को मैनेज करके चलिए, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? न्यूज बाइट, थैंक यू सो मच बेटा। तो क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट सिंपल सी है कि प्रॉफिट लॉस जो भी होता है करंट ईयर का, वो दो चीजों से बना होता है, आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से क्लियरली अलग हो और रिकरिंग नेचर का नहीं हो, रेगुलरली अकर ना हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हम हमेशा सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं, बस इतना सा लिखना है। अगर क्वेश्चन आया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे, ये पूछा गया कि इज दिस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्या ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो आप पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की डेफिनेशन दोगे, फिर आप उसको बताओगे क्वेश्चन के केस के अकॉर्डिंग कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि नहीं, और अगर वो है तो आप बताओगे कि उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना चाहिए और आप उसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए। बस इतना सा आपको सिंपल सा पॉइंट लिख के आना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या बात करेंगे अपन? आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, कॉम्पनसेशन पेड फॉर लॉ सूट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कॉम्पनसेशन पेड फॉर लॉ सूट, लॉ सूट का जो कॉम्पनसेशन पे किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, बिल्कुल। लॉ सूट कॉम्पनसेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने बोला डिपेंड करता है, अपन उसको केसेस में भी पढ़ेंगे आगे, कुछ केसेस आ सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बट आपका आंसर गलत नहीं है बेटा, राहुल अग्रवाल, ठीक है। चलिए अब क्या बात करेंगे? आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है ना। ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी। तो चलो अब मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में क्या करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ AS5, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ AS5, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के आइटम के बारे में क्या रिक्वायरमेंट है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक P&L दिखाऊं, अगर मैं आपको एक P&L दिखाऊं, रुक जाओ, है ना, क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑर्डिनरी एक्टिविटी है? यस। अदर इनकम सामने दिख रहा है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी होगी। COMC, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये सब क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटी है तो उनका सेपरेट हेड तो दिया ही हुआ है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो उनका सेपरेट हेड तो दिया ही हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो गई? सेपरेट हेड दिया हुआ है। बट ऐसा भी तो कुछ हो सकता है कि ऐसा कोई इनकम और एक्सपेंस जिसका सेपरेट हेड ना दिया हो, जिसका सेपरेट हेड ना दिया हो, पर उसको मुझे सेपरेटली शो करना जरूरी है, उसको मुझे सेपरेटली शो करना जरूरी है, सो दैट मैं बता सकूं कि उस आइटम के कारण मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट आइदर कितने से बढ़ा, कितने से गिरा। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस एक्सपेंस या इनकम है जिसको मैंने करंट ईयर के P&L में लिखा है, उसकी वजह से मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया या बहुत ज्यादा शूट अप हो गया। अब ये मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हुआ। तो ये करने के लिए मैं क्या करूं? मैं अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में तो डिस्क्लोजर दूंगा, मैं नोट्स टू अकाउंट्स में तो मैं उसका डिस्क्लोजर दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि लोगों को सामने से देखकर समझ में आ जाए,
सामने से देखकर समझ में आ जाए कि करंट ईयर का प्रॉफिट इतना नीचे क्यों गिर गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फेस पे ही उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए इन द नेम ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स, इन द नेम ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स। गाइस जो एक्सेप्शनल आइटम्स आते हैं वो आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही होते हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वो आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उनका उनका सेपरेट हेड, उनका सेपरेट हेड अवेलेबल नहीं है, उनका सेपरेट हेड अवेलेबल नहीं है, वो इनसे अलग है पर वो है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के आइटम। तो इसीलिए मैं उनको सेपरेटली शो कर रहा हूं सो दैट मैं बता सकूं कि मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट पर उनके कारण कितना इंपैक्ट पड़ा, उनके कारण कितना इंपैक्ट पड़ा। कुछ आया समझ में कि नहीं? मैं आपको एक्सेप्शनल आइटम्स के कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाऊंगा, एक्सेप्शनल आइटम्स के कुछ एग्जांपल भी लिखवाऊंगा। आई थिंक शायद एक्सेप्शनल आइटम्स के एग्जांपल मैंने यहां लिखे होंगे, वेट अ मिनट, हाँ लिखे लिखे। तो क्या पॉइंट है, एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस any item of income or expense whose size or nature, any item or expense whose size or nature is such that its separate disclosure is necessary to explain the performance of entity। क्या बोला, ऐसा कोई भी इनकम और एक्सपेंस जिसका साइज या नेचर ऐसा है कि उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना जरूरी है ताकि हम एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन कर सके। हेयर परफॉर्मेंस मतलब नेट प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट इतना क्यों बढ़ गया, नेट प्रॉफिट इतना क्यों गिर गया, ऐसा कोई भी इनकम और एक्सपेंस जिसका साइज और नेचर ऐसा है जिसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना जरूरी है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, then it should be separately disclosed। उसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे इन पी एंड एल, आप उसको सेपरेटली पी एंड एल में डिस्क्लोज करोगे। अब सेपरेटली आप उसको पी एंड एल में कहां डिस्क्लोज करोगे, आप सेपरेटली उसको पी एंड एल में कहां डिस्क्लोज करोगे, या तो पी एंड एल में उसका ऑलरेडी कोई सेपरेट हेड होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको एक्सेप्शनल आइटम्स में डिस्क्लोज करोगे, ठीक है ना। वेयर टू डिस्क्लोज, वेयर टू डिस्क्लोज इन पी एंड एल, इफ separate head is already available, if separate head is already available तो उसके अंदर दिखाओ टू बी शोन अंडर सच हेड, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या आएगा, अरियर्स ऑफ सैलरी पेड ऑफ
लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल की अरियर्स ऑफ सैलरी मैंने पे किए, तो क्या सैलरी को मैं एक्सेप्शनल आइटम में दिखाऊं? नहीं, उसका ऑलरेडी मुझे सेपरेट हेड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको मुझे अलग से दिखाने की जरूरत, अलग से एक्सेप्शनल आइटम के अंदर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इफ नो सेपरेट हेड इज अवेलेबल, इफ नो सेपरेट हेड इज अवेलेबल, वेरी गुड राहुल। राहुल ने एक एग्जांपल दिया, पास्ट सर्विस कॉस्ट, करेक्ट, वेरी गुड। पास्ट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट आपका जो AS 15 के हिसाब से आता है, पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, क्लियर। अगर उसका कोई सेपरेट हेड अवेलेबल नहीं है तो आप उसको दिखाओगे अंडर एक्सेप्शनल आइटम्स, आप उसको एक्सेप्शनल आइटम्स में दिखाओगे इन P&L। अगर उसका सेपरेट हेड अवेलेबल नहीं है तो आप उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखाओगे, ठीक है। सर आपने क्या बोला? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के आइटम्स, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के आइटम्स का क्या होना चाहिए? अगर ऐसा कोई नेचर है उसका जिसका आपके करंट ईयर के परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट हुआ है, या उसका साइज, साइज मतलब क्वांटिटी, जिसका आपके करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पर इंपैक्ट हुआ है, और आपको उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना जरूरी है, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। आपको एंटिटी के प्रॉफिट लॉस की पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए उस आइटम का सेपरेट दिखाना जरूरी है, तो आप उसको सेपरेटली दिखाओ। सेपरेटली कहां दिखाएं? क्या उसका सेपरेट हेड ऑलरेडी अवेलेबल है, डिफाइंड है? हाँ, उसके अंदर दिखाओ। क्या उसका सेपरेट हेड डिफाइंड नहीं है तो आप उसको एक्सेप्शनल आइटम्स में दिखाओ। एक्सेप्शनल आइटम्स के कुछ एग्जांपल, एक्सेप्शनल आइटम्स के कुछ एग्जांपल्स है, ये वाले एग्जांपल्स है एक्सेप्शनल आइटम के, और बहुत सही एग्जांपल्स है। एक तो अगर आपकी इन्वेंट्री की NRV कम है कॉस्ट से, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक्सेप्शनल आइटम में दिखाना पड़ेगा। मतलब आपने इन्वेंट्री को परचेज किया कॉस्ट पे, तो वो आपका परचेज कॉस्ट चला गया, बट उसकी NRV गिर गई, तो NRV और कॉस्ट विच एवर इज लोअर होता है, तो जो NRV गिरी है तो उतना नुकसान भी तो दिखना पड़ेगा ना, तो आप वो सेपरेटली दिखाओगे, ठीक है ना। फिर अगर आपकी कंपनी में कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है मतलब इंटरनल शेयर कैपिटल के चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में मैंने बताया था कुछ शेयर कैपिटल के चेंजेस हो रहे हैं, तो रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजंस वगैरह वो आपको दिखाने पड़ेंगे। आपने कोई फिक्स असेट डिस्पोज ऑफ किया है, आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल किए, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। लिटिगेशन, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ऐसे कोई लॉ में चेंजेस हुए हैं जिसके कारण आपके बिजनेस पर कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आ रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस आ रहे हैं, लिटिगेशन सेटलमेंट आ रहे हैं। राहुल ने थोड़ी देर पहले पूछा सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो सकता है क्या लिटिगेशन? मैंने बोला हाँ हो सकता है, बट वो अदर कैटेगरी में भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो लिटिगेशन सेटलमेंट किसी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ये रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस, कोई प्रोविजन को रिवर्स करना, तो ये सारे आपके एक्सेप्शनल आइटम्स के एग्जांपल्स हैं, ये एक्सेप्शनल आइटम्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बोलिए जी, क्लियर हुआ? भाइयों बहनों, कुछ बच्चे यहां पर ये पूछ रहे हैं कि ये रिवीजन लेक्चर है क्या, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर वो अभ्यास बैच के लेक्चर्स कब आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो भी वीडियोस यहां पर ले रहा हूं, मैं उस इंटेंशन से ले रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है तो भी ये देख सकता है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है तो भी ये वीडियोस देख सकता है। अभ्यास बैच के अंदर हम क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके मैंने RR रिकॉर्ड नहीं किए थे, रैपिड रिवीजन रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो मैंने कहा था कि मैं आपको उनके रिविजन्स भी दूंगा प्लस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो जो मैंने AS 23 पिछले दिनों करवाया, वो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, चाहे वो पहली बार कर रहा है, चाहे वो मेरे साथ सिर्फ अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। AS 27 भी वैसा था, AS 5 भी वैसा है।
So it is not like कि this particular lecture or these are the lectures which I am taking are only and only for the regular course students. These lectures can be referred by any person, any student. Either you are taking the classes first time, or you are watching this particular topic first time, reading this topic first time, or subsequent time. These are totally applicable for all kind of students. Okay, whether you have your September attempt or you have January attempt or whatsoever. ठीक है, तो एक्सेप्शनल आइटम्स का एक पर्टिकुलर एग्जांपल सर कौन सा दे दो? राइट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू एनआरवी. अब जाके आपका ये पहला नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ है. पहला नंबर पॉइंट कौन सा? नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड. ठीक है, चलिए मुझे बताइए, इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लो. बोलिए बेटा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. यस डियर, कॉस्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में ऑल्सो कम अंडर एक्सेप्शन आइटम. करेक्ट. चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे तीसरा, प्रायर पीरियड आइटम्स. अब हम तीसरा पढ़ेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स. मतलब हम सेकंड कैटेगरी में आ गए. प्रायर पीरियड आइटम्स. सर ये प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं? अच्छा, क्वेश्चन में ना आपको अभी नहीं करवा रहा हूं, बिकॉज इसके अंदर क्वेश्चन में क्या होगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा कि बताओ ये प्रायर पीरियड है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में ना वो 2-3 बातें आपसे पूछ लेगा किसी किसी क्वेश्चन में, कि बताओ ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर ये नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी है. तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपने को पहले चारों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई है क्या, ये चारों आइटम्स हैं क्या और इनका क्या ट्रीटमेंट होता है. तो मैंने ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इतना करवाया तो अब मैं उसके क्वेश्चन करवा लूं, फिर ये करवाया फिर ये क्वेश्चन करवा लूं. ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है, तो अपन क्वेश्चन भी करेंगे पर पहले अपना पूरा कंप्लीट हो जाए. प्रायर पीरियड आइटम्स. चलो, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं? प्रायर पीरियड आइटम्स, तो यहां पर लिखो एनी इनकम और एक्सपेंस. एनी इनकम और एक्सपेंस, कोई भी इनकम और एक्सपेंस विच अराइज इन करंट ईयर, जो कि करंट ईयर में आया है. कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो करंट ईयर में आया है ड्यू टू एनी एरर और ओमिशन, ड्यू टू एनी एरर और ओमिशन ऑफ प्रीवियस ईयर. तो प्रायर पीरियड आइटम मतलब कोई भी आइटम जो करंट ईयर में अराइज हुआ, क्योंकि पिछले साल कोई ना कोई आपसे एरर या ओमिशन हो गया. मतलब वो आइटम है पिछले साल का, पर पिछले साल कोई गलती हो गई जिस वजह से मुझे करंट ईयर में वो पता चला कि गलती हो गई. तो इसको ये बोलेंगे एनी एरर, ओमिशन ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज नोन इन करंट ईयर. प्रीवियस ईयर की कोई एरर, ओमिशन जो कि पता चली करंट ईयर में, उसको बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स. प्रायर पीरियड आइटम्स. सर जैसे कि एग्जाम्पल दो सर, रॉन्ग
डेप्रीसिएशन रेट यूज्ड इन प्रीवियस ईयर, नो प्रोविजन क्रिएटेड इन प्रीवियस ईयर, कोई प्रोविजन नहीं बनाया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस, किसी चीज का प्रोविजन नहीं बनाया जो अब मालूम पड़ा। रॉन्ग डेप्रिसिएशन रेट यूज कर लिया, प्रोविजन क्रिएट नहीं किया पिछले साल। ये सारे आइटम्स को अपन बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। आपको मेरे नोट्स में भी दिखेंगे कई सारे, ठीक है ना। इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन, ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, हाँ ये एक और इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जांपल है। दो एग्जांपल और है। wrongly treated operating lease as finance lease, मैंने ऑपरेटिंग लीज को गलती से फाइनेंस लीज मान लिया, पूरा ट्रीटमेंट ही बदल गया। फाइनेंस लीज में हम असेट को रिकॉर्ड करते हैं, एमएलपी पे रिकॉर्ड करते हैं, लीज लायबिलिटी बुक करते हैं, जबकि ऑपरेटिंग लीज में ऐसा कुछ करते ही नहीं है, ठीक है ना। In previous year, there is omission to record any income or expense. पिछले साल में इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गया, प्रोविजन बनाना भूल गया, गलत रेट से डेप्रिसिएशन लगा लिया, ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंस लीज बना लिया। ये सारे क्या हैं? आपके प्रायर पीरियड आइटम। पता कब चल रहे हैं? करंट ईयर में। क्या करोगे? चलो बताओ, पहले लिख लो फिर बात करते हैं। अगर लिख रहे हो तो पहले लिख लो फिर बात करते हैं। लिख लिया? चलो लेक्चर को लाइक कर लिया। सर प्रायर पीरियड आइटम मतलब कोई भी पुराने साल की गलती जो अभी पता चली, यही ना? कोई भी पुराने साल की गलती जो यहां पर अभी पता चली है। अब पता चल गई ना सर, क्या करने का? सीधी बात है, कोई इनकम और एक्सपेंस ही है जो पुराने साल का था, मालूम अभी पड़ा। सर क्या करें? करंट ईयर के P&L में दिखाना तो पड़ेगा उस इनकम और एक्सपेंस को, पर उसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट एज पर AS5। तो AS5 के बीच में क्या, AS5 के थ्रू क्या रिक्वायरमेंट है? एनी प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम जो कि कोई इनकम है या एक्सपेंस है, ठीक है ना, जो हमें करंट ईयर में पता चली, नोन इन करंट ईयर, shall be separately disclosed, shall be separately disclosed in profit and loss, so that its impact on current year profit can be shown। कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो है पिछले साल का पर करंट ईयर में पता चला, मैं उसको P&L में अलग से दिखाऊंगा ताकि उसका करंट ईयर के प्रॉफिट पर कितना इंपैक्ट आया ये पता लग सके। बस इतनी सी बात है।
सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, मुझे उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अगर अभी तक आपको थोड़ा सा एक समझ में आ गया है कि AS5 ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है, तो ध्यान से देखो। यहां पर AS5 ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बारे में क्या बोला कि भाई सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द P&L। यहां पर इसने क्या बोला, सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द P&L। आइदर उसका सेपरेट हेड होगा, ठीक है ना, आइदर उसका सेपरेट हेड होगा या फिर सेपरेट हेड नहीं होगा तो एक्सेप्शन आइटम्स में। प्रायर पीरियड आइटम में क्या बोला, सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द P&L। हर बार क्या बोल रहा है, सेपरेटली डिस्क्लोज इन द P&L, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर की एक लाइन तो कॉमन है, पर हां क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बोलेगा पता करिए ये कौन सा आइटम है, क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये पता करके दीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो, तो ये हो गया आपका प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम। सर कितनी चीजें हो गई, दो चीजें हो गई, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स। अब है क्या, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है ना, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब सर ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, और पहले तो सर हमें ये बताओ कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट में फर्क क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट में आइडेंटिफिकेशन कैसे करें सर, हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, एस्टिमेट्स के लिए हमेशा कोई ना कोई एक अंदाजा लगता है, ठीक है ना, नाम ही क्या है, एस्टिमेट। तो एस्टिमेट हमें तब लगता है जब वी आर नॉट 100% श्योर। जैसे जैसे हम किसी असेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसकी लाइफ कितनी होगी, वी आर नॉट 100% श्योर कि लाइफ 10 साल होगी, 20 साल होगी, 30 साल होगी, तो हम लाइफ को क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट। अब मैंने एक टाइम पर लाइफ को एस्टिमेट किया 10 ईयर्स, 2 साल हो गए, कितनी लाइफ बचनी चाहिए, 8 ईयर्स। पर अब मैं बोल रहा हूं नहीं 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 नहीं, नहीं, लाइफ जो है वो 8 ईयर्स नहीं बचनी चाहिए, सिचुएशन बदल गई, सर्कमस्टांसेस बदल गए, अब लाइफ को बदल दो, लाइफ 8 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, 7 ईयर्स होनी चाहिए, 6 ईयर्स होनी चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है ना। तो लाइफ, यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करना इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। रेसिडुअल वैल्यू लास्ट में कितना मिलेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट, रेसिडुअल वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। अगर मैं आपको किसी एएस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा याद दिलाऊं, कोई ना कोई एएस के रिस्पेक्ट में याद दिलाऊं, तो चलो मैं एएस के रिस्पेक्ट में आपको ये याद दिला देता हूं। एएस 15 जिन जिन बच्चों को याद है, एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसके अंदर आपको डीबीओ लाइबिलिटी निकालनी पड़ती है, डीबीओ लाइबिलिटी। तो डीबीओ लाइबिलिटी जब आप निकालते हो तो आप एस्टिमेशन के बेसिस पे निकालते हो, आपको एस्टिमेटेड एक्सपेंस निकालना पड़ता है पहले, ठीक है, पहले आपको एस्टिमेटेड डिफाइंड बेनिफिट एक्सपेंस निकालना पड़ता है, तो वो एस्टिमेट है, तो एस्टिमेट है। और वहां जब एस्टिमेट्स के अंदर चेंजेस होते हैं तो उसको आप एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉसेस बोलते हो। जब आपके एस्टिमेट बदलते हैं तो वो एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉसेस होते हैं, तो वो एक एस्टिमेट है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं, एएस 15 की बात कर रहा हूं मैं एएस 15 की बात कर रहा हूं। जब आपका डेप्रीसिएशन चेंज होता है, डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज होता है, डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज होता है, तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो लगा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। नहीं सर, डेप्रीसिएशन अगर मेथड चेंज हो रहा है तो सर ये अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे हुआ, बेटा तूने इनिशियली मेथड लिया था डेप्रीसिएशन का एसएलएम, क्या सोच के लिया था, सर बस ऐसे ही ले लिया, मन किया क्योंकि मुझे इजी लगा। क्या रियल लाइफ में कंपनी ऐसा करती होगी,
कि उसको इजी लग रहा है तो बस वो उन्होंने ले लिया, नहीं। रियल लाइफ में कंपनी बोलती है कि भाई एसएलएम इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस असेट को हर साल सेम एफिशिएंसी पे यूज करेंगे। जब हर साल सेम एफिशिएंसी पे यूज करेंगे तो हमें इस बेनिफिट से हर साल सेम बेनिफिट्स, हमें इस असेट से बेनिफिट सेम सेम मिलेगा। जब बेनिफिट सेम सेम मिलेगा तो एक्सपेंस भी सेम सेम बुक करेंगे डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। अब हम इसको चेंज करके क्या कर रहे हैं, डब्ल्यूडीवी। क्यों? क्योंकि कंपनी कह रही है कि हमारा एस्टिमेट था कि हमें असेट से सेम लेवल ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि हम असेट को सेम लेवल पर यूज करेंगे, पर अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम गलत निकले, हमारा जो अंदाजा था वो बदल गया, अब हमें लग रहा है कि नहीं, हम असेट को धीरे धीरे, हमारी जो असेट है वो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी गिरती जा रही है, और जो एफिशिएंसी पे मैंने फर्स्ट ईयर में यूज किया था, सेकेंड ईयर में वो एफिशिएंसी पे मैं यूज नहीं कर रहा हूं। सेकेंड ईयर में उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी गिर गई है, फिर थर्ड ईयर में और गिर गई है, फिर और गिर गई है, तो इसलिए मैं डब्ल्यूडीवी पे आ रहा हूं। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा असेट को यूज करने का एस्टिमेट बदल गया। जब मेरा असेट को यूज करने का एस्टिमेट बदल गया तो जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी असेट के यूज के हिसाब से लगता है। आप असेट को कैसे यूज कर रहे हो वैसा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो जो मेरा फॉर्मूला होता है असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का, वो फॉर्मूला पूरी तरीके से बेस्ड होता है असेट की यूजफुलनेस पर। और असेट को मैं कैसे यूज करूंगा ये हमारा एक अंदाजा होता है, एस्टिमेट होता है, इसीलिए उसको भी कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। जब अपन चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड करते हैं तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, ठीक है। तो AS10 चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, AS15 डीबीओ ऑब्लिगेशन में चेंजेस हुए, एक्चुअल चेंजेस हुए, तो वो आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मैं अभी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाया था मैंने 3%, पर जस्ट आफ्टर 2 months मैंने अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को चेंज कर दिया। मैंने बोला नहीं, मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना वो अब 3% नहीं 5% बनना चाहिए, बिकॉज सिचुएशन बदल गई। तो इसको कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का परसेंटेज मेरा बदल गया, ठीक है ना। ऑल दीज आर एस्टिमेट। तो एस्टिमेट के लिए क्या लगता है, एस्टिमेट के लिए मतलब जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर उसको किसी अंदाजे से रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो आपका एस्टिमेट है, और अगर उसमें बाद में चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। जहां पर भी आप श्योर नहीं हो किसी ट्रांजैक्शन के लिए, किसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए आप श्योर नहीं हो, वहां आप एस्टिमेट यूज कर रहे हो तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? प्रोविजंस, वेरी गुड। इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, एक बच्चे ने AS28 बोला, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, यस वेरी गुड। इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स में भी कहीं ना कहीं एस्टिमेट ही होता है। हम क्या करते हैं, असेट की कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं असेट की रिकवरेबल अमाउंट से, और रिकवरेबल अमाउंट हम एस्टिमेट करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट में क्या आता है, हायर ऑफ NSP, नेट सेलिंग प्राइस, और वैल्यू इन यूज को क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो, ठीक है। AS22 में जो तुम DTL बनाते हो फिर बाद में जाके उसको रिवाइज करते हो, वो क्या होता है, एस्टिमेट, ठीक है। तो ये सब क्या है, एस्टिमेट्स है। सर आपने लिखा अकाउंटिंग पॉलिसी है, आप तो चले गए अकाउंटिंग एस्टिमेट पे, बिकॉज एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट के बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे याद आ गए, और एस्टिमेट के बारे में अगर सोचेंगे तो चीजें अकाउंटिंग पॉलिसी की धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब रूल्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, जिसके लिए आपको ना कोई एस्टिमेट ना लेना पड़े। जैसे आप इन्वेंट्री के ऊपर जो उसका कॉस्ट फाइंड आउट करोगे तो आप फीफो लोगे, कि आप वेटेड एवरेज लोगे, कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड लोगे, कि आप रिटेल प्राइस मेथड लोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे। सो अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब मेथड्स टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन, टू मेजर एनी असेट, ठीक है ना। जैसे
पीपीई, पीपी के ऊपर आप कॉस्ट मॉडल लोगे कि रीवैल्यूएशन मॉडल लोगे, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। पीपी के ऊपर आप कॉस्ट मॉडल लोगे कि रिवैल्यूएशन मॉडल लोगे, ये दिस इज द अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। AS7 के अंदर, AS7 जब आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको रेवेन्यू बुक करना होता है तो आप रेवेन्यू बुक करते हो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो ये मेथड है, तो ऑल द मेथड्स यू अडॉप्ट टू रिकॉग्नाइज और टू मेजर एनी असेट, एनी लायबिलिटी, एनी इनकम और एनी एक्सपेंस, कोई भी मेथड अगर टू है तो दीज मेथड्स आर अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं तुम्हें बताता रहूंगा। AS1 के अकॉर्डिंग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, AS2 के अकॉर्डिंग फीफो, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड रिटेल। दूसरा कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर, दिस इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। AS3 कैश फ्लो, AS3 कैश फ्लो, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तुम पहले इनडायरेक्ट मेथड करते थे, अब तुम डायरेक्ट मेथड कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी बदल दी, ठीक है ना। AS4 में कुछ नहीं है, AS5 तो पढ़ ही रहे, AS6 हटा दो, AS7 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। AS8 नहीं है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो वो तो अभी रेवेन्यू हटा ही दो। AS10 पीपी कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, पीपी को कैसे मेजर करेंगे, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है ना। AS11 फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज वाला जो पैरा 46 है, पैरा 46 क्या बोलता है, एक्सचेंज डिफरेंस को आइदर तुम P&L में डालो, वो एक चॉइस देता है, या तो P&L में डालो या तो तुम उसको P&L में ना डाल के उसको तुम असेट की कॉस्ट में जाके ऐड कर दो। अगर वो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो आइदर तुम P&L में डालो या तो तुम उसको असेट की कॉस्ट में जाके ऐड कर दो। दिस इज द मेथड। नाउ यू हैव टू चॉइस, उनमें से कोई एक फॉलो करो। तो AS11 आ गया, ठीक है। AS12 क्या बोलता है, गवर्नमेंट ग्रांट का बोलता है। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट का, तो गवर्नमेंट ग्रांट का मेथड यहां पर क्या बोलता है, गवर्नमेंट ग्रांट का मेथड बोलता है कि तुम नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तुम किसी नॉन मॉनिटरी ग्रांट को अगर रिसीव कर रहे हो तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अब मैं उसको फॉलो कर रहा हूं तो मैंने वो नॉमिनल वैल्यू वाला मेथड रिकॉर्ड किया। अगर मैं बोल रहा हूं नहीं मैं नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, तो मेरी ये पॉलिसी है, आई एडॉप्टेड अ डिफरेंट मेथड of not recording the government grant which is free of cost. AS13 क्या बोलता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करो। वो सिर्फ आपको एक ही मेथड देता है, पर आपने बोला नहीं मैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉस्ट पे दिखाऊंगा, तो यू फॉलो डिफरेंट मेथड। अंडरस्टूड और नॉट, यू फॉलोड डिफरेंट मेथड। AS14 आपको कहता है कि आप अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो असेट्स एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। आपने बोला नहीं मैं फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा। यू फॉलो डिफरेंट मेथड, ऑल्दो यू आर नॉट फॉलोइंग AS, पर आप मेथड तो कोई फॉलो कर रहे हो ना दूसरा, ठीक है। AS16 छोड़ दो, 17 छोड़ दो, 18 छोड़ दो, 19 लीजेस के अंदर क्या, लीजेस के अंदर नहीं, लीजेस का भी कोई मतलब नहीं है। AS20 छोड़ दो, 21 कंसोलिडेशन उसके अंदर भी छोड़ दो, उतना कोई फर्क नहीं आता। 22 नहीं, वो तो एस्टिमेट्स का हो गया। 23 इक्विटी मेथड, 23 बोलता है आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी मेथड पे रिकॉर्ड करो। आपने बोला इक्विटी मेथड पे रिकॉर्ड करें, नहीं मैं तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, मैं इक्विटी पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। यू फॉलो अ डिफरेंट मेथड। 24 तो डिस्कंटिन्यू कोई मतलब नहीं है। 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नहीं उसका भी कोई मतलब नहीं है। 26 इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल वो बोलता है कि आप इंटेंजिबल असेट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। मैंने बोला कॉस्ट पर भी कर सकता हूं, मैं रिवैल्यूएशन भी करूंगा। यू फॉलो अ डिफरेंट मेथड, ठीक है ना। 27 ज्वाइंट वेंचर बोलता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करो। हमने बोला नहीं हम प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड फॉलो नहीं करेंगे। यू फॉलो अ डिफरेंट मेथड, ठीक है। 28 तो एस्टिमेट के लिए हो गया। 29 छोड़ दो, नहीं है। 29 हाँ प्रोविजंस, आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। आपने बोला मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, मैं प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स नहीं बनाऊंगा। और आप पहले बनाते थे, यू फॉलो अ डिफरेंट मेथड। पहले आप प्रोविजन फॉर वारंटी बनाते थे, अब आप प्रोविजन नहीं बनाते हो। सर प्रोविजन तो आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला था ना। अगर प्रोविजन में चेंजेस कर रहे हो कि यार पहले मुझे लगा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कि 2% का नुकसान होगा, अब लग रहा है 5 का होगा, तो मेरा एस्टिमेट बदला। पर पहले मैं प्रोविजन बनाता था, अब मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, तो ये मेरा मेथड हुआ।
तो देखो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, बोलो जी, आया समझ में कि नहीं? मैं जस्ट अभी आपके एग्जांपल्स पढ़ रहा हूँ, आपके आपके चैट पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? सो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? मेथड्स। इन सिंपल लैंग्वेज, अकाउंटिंग पॉलिसी आर द मेथड्स यूज्ड टू मेजर एनी असेट और लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस। मेथड बेटा, मेथड विच आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कोई भी मेथड्स किसी असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ये होती है अकाउंटिंग पॉलिसी। जबकि अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट आर those transactions which cannot be recorded with 100% accuracy. They should be measured with some estimates. तो बात करें अपन अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट की, तो पहले अकाउंटिंग पॉलिसी, पहले अकाउंटिंग पॉलिसी। any method used to measure and record any asset or any asset, liability, income और एक्सपेंस। कोई भी मेथड, एनी मेथड। अब मैं खुद एज ए स्टूडेंट बहुत उलझता था अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट में, और सच बताऊं, एक मन की बात बताऊं, कई सारे लोग इंक्लूडिंग मी आज भी रियल लाइफ में मैं 100% श्योर नहीं बोल पाऊंगा कि यार ये पॉलिसी है कि मेथड है। 100% आइटम्स के लिए श्योर नहीं बोल पाऊंगा। हो सकता है 100 में से मैं 99 आइटम्स के लिए श्योर हूं। हो सकता है एक आइटम में मैं खुद भी बोलूं कि यार रुक जाओ, मुझे सोचने दो, ये मेथड हो सकता है कि ये एस्टिमेट हो सकता है। बिकॉज एक्चुअली AS5 खुद भी यही कहता है कि अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो आपको उसको अकाउंटिंग एस्टिमेट मानना है। अब सोचो ये वाला पॉइंट AS5 ने क्यों बोला? क्योंकि AS5 बनाने वाले लोग भी जानते हैं कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें लगता है कि यार हमने इनको एस्टिमेट भी किया है पर ये तो एक मेथड है, तो इसीलिए अगर आप कहीं पर उलझो तो आप उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोल दो। तो कोई भी मेथड जो आप यूज कर रहे हो किसी असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए। अब यहां मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? यहां मुझे आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में पहला AS2, इन्वेंट्री कॉस्ट, फीफो, वेटेड एवरेज, रिटेल प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। सेकंड AS2, इन्वेंट्री मेजरमेंट, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, ठीक है, AS2 हो गया। AS3, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। किसके लिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। AS7, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड।
सर हम किसके एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? कोई भी मेथड जो आप किसी असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर और रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हो, भले वो मेथड एएस ने प्रेस्क्राइब किया है या नहीं किया है। लिख देता हूं, ये आपकी नॉलेज के लिए। इवन दो सच मेथड इज प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी एएस और नॉट, एनी एएस और नॉट, वो मेथड किसी एएस ने प्रेस्क्राइब किया हो चाहे नहीं किया हो। डी नंबर हो गया। ई नंबर, पीपीई, कॉस्ट मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। एफ, पीपी एएस 10 हो गया। एएस 11, एएस 11 एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस ऑन LTFCMI, LTFCMI। आइदर आप इसको P&L में ले जाओ और पैरा 46 ट्रीटमेंट करो, ये आपके पास चॉइस है मेथड EFG, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करोगे? AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, आइदर आप उसको P&L में ले जाओ इमीडिएटली या फिर आप उसको डेफर एंड अमोटाइज कर रहे हो, डेफर्ड एंड अमोटाइज कर रहे हो ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स, ओवर द मल्टीपल ईयर्स। ये आपकी चॉइस है EFGH। देखो क्या सही है क्या गलत है हम उस पर बात नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं क्या क्या कर सकते हो अकॉर्डिंगली। AS 12, फिर AS 13, AS 13 करंट इन्वेस्टमेंट्स, आप उसको चाहो तो हाँ, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और कॉस्ट ओनली GHI, और क्या AS 13 के अलावा। तो दर्द क्यों हो रहा है बे? बगल वाली किडनी में दर्द क्यों हो रहा है यार? आ, एक सेकंड रुक जाओ। पता नहीं वो अचानक से बस एक कुछ सेकंड्स के लिए दर्द हुआ, नॉट एन इशू। कुछ सेकंड्स के लिए पता नहीं क्यों दर्द हुआ यार, ऐसा होता है क्या? कभी कभार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? AS 14 परचेज मेथड, नेट असेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, तुम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, नेट असेट्स को तुम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ये एक मेथड है EFGHIJ। कितनी बोल रही होगी कि अभी मैं जिंदा हूं, याद दिला दूंगा, अबे नालायक। AS 14, AS 15 नहीं, AS 16, AS 16, AS 16
बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज टू क्वालिफाइंग असेट और पी एंड एल। ठीक है, टी एफ जी एच आई जे के ए एस ए एस ए एस ए एस 23 investments measure at equity method। ठीक है, AS 25 26 27 26 intangible assets measure at cost or at fair value। AS 29 to create a provision for any outflow or not to create provision। तो इतने सारे मैंने आपको अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल दे दिए। अब वो क्या बोल रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ तो क्या करोगे? रिक्वायरमेंट ऑफ AS5 when there is a change in accounting policy। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ तो क्या करोगे? अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ तो आपको यह देखना है कि उसका इंपैक्ट करंट ईयर के P&L में पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना। डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ सच चेंज। डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इफेक्ट डिस्क्लोज करोगे। सर क्या इफेक्ट? इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इफेक्ट इन करंट ईयर, फ्यूचर पीरियड्स। आपको लग रहा है कि इफेक्ट उसका करंट ईयर में पड़ेगा या फ्यूचर ईयर में पड़ेगा, तो disclose in current year and amount of such effect if possible। करंट ईयर में उसका इफेक्ट पड़ेगा तो करंट ईयर में डिस्क्लोज करो। कितने से इफेक्ट पड़ेगा वो भी बताओ इफ पॉसिबल। फ्यूचर पीरियड में पड़ेगा, डिस्क्लोज इन करंट ईयर दैट it will impact future year profitability along with amount if possible। इवन अगर फ्यूचर पीरियड में उसका इंपैक्ट होगा तो आपको करंट ईयर में डिस्क्लोज करना है। दोनों चीजें आपको करंट ईयर में ही डिस्क्लोज करनी है।
चाहे करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ रहा है, चाहे फ्यूचर पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी में असर पड़ रहा है, तो फ्यूचर में भी अगर असर पड़ेगा तो आप उसको करंट ईयर में दिखाओगे कि भाई इसका असर फ्यूचर में पड़ सकता है, कितने से पड़ सकता है, अगर पॉसिबल है तो वो दिखा दो। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के कारण, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के कारण आपके प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर पड़ा, करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी पर, फ्यूचर ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी पर। ठीक है, सर एग्जाम से पहले ऑल एएस और चैप्टर का कंसेप्ट रिवीजन प्लान करना प्लीज सर जी। कौन से एग्जाम, अभी सितंबर? अच्छा, जिन जिन बच्चों के सितंबर अटेम्प्ट है क्या कोई आप में से कोई स्टूडेंट्स सितंबर वाले इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर कोई ऐसे स्टूडेंट जिनका सितंबर अटेम्प्ट है, जिनका सितंबर अटेम्प्ट है? राजेश, शुभ, शहजाब, किरण, और भी कोई बच्चे हैं सितंबर अटेम्प्ट वाले? संस्कृति, बताओ पहले एक बार मैं देख लूं। फोर्थ है ना, 5, आखिरी पॉइंट बेटा बस। ये लेक्चर, ये एएस और AS5 का क्वेश्चन पार्ट छोड़ दे तो बस इसका ये आखिरी सांसें गिन रहा है। सिद्ध, राहुल, दर्शन, शुभ। तो अच्छा मुझे बताओ, सितंबर अटेम्प्ट अगर आपका है तो क्या आप चाहते हो कि मैं आपका मैराथन लूं एएस का, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का? चाहते हो क्या मैराथन लूं? हाँ, खाली खाली एएस का या खाली खाली इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक्स का? अगर मैराथन चाहते हो तो बता दो, मैराथन चाहते हो तो बता दो। बिकॉज मैं सच बताऊं अभी तक मैंने प्लान किया नहीं है, बट अगर मुझे लगेगा कि यस बच्चों को रिक्वायर्ड है मैराथन तो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? ये मेथड्स नहीं होते। जब कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या कोई असेट या कोई लाइबिलिटी या कोई इनकम एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती, दैट रिक्वायर्स सर्टेन डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, सर्टेन डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, तब हमें एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तब हमें एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं। क्या बोला मैंने वापस से? कभी भी किसी एसेट को मेजर करने के लिए अगर हम 100% एक्यूरेट नहीं है, किसी लाइबिलिटी को मेजर करने के लिए 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास 100% डेटा नहीं है, 100% एक्यूरेट डेटा नहीं है, किसी भी लाइबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 100% एक्यूरेट डेटा नहीं है, तो हम एक लेवल, एक सर्टेन डिग्री ऑफ एस्टिमेशन यूज करते हैं और उसको कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। एएस का मैराथन ले लो प्लीज सर, आप थ्योरी वाले एएस का मैराथन करवाना। यस, वैसे May 24 के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस टाइम फॉर सितंबर। जैसे एक बच्चे ने बोला थ्योरी वाला, तो मैं वही सोच रहा हूं कि मैं ऐसा कुछ करूं जो चीज बच्चों को काम भी आए और जो चीज डुप्लीकेट ना हो। तो आई विल थिंक, लेट मी थिंक ऑन दिस कि क्या हो सकता है, एंड डेफिनेटली आई विल डू वॉट एवर आई कैन। ओके, अकाउंट, अब प्लीज वापस पॉइंट पे आते हैं क्योंकि अभी अपने को लेक्चर को जल्दी ओवर करना है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब जब भी किसी असेट लाइबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 100% एक्यूरेट डेटा ना हो, 100% एक्यूरेट डेटा ना हो, एंड वी रिक्वायर सर्टेन डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, तो हम वहां पर
जब असेट और लाइबिलिटी को मेजर करते हैं कुछ एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। while measuring any asset, जैसे कि पीपीई, ठीक है ना, पीपीई डब्ल्यूडीवी एट बैलेंस शीट डेट, तो आप यूजफुल लाइफ करते हो, ठीक है ना, और एनी लाइबिलिटी, एनी लाइबिलिटी जैसे डीबीओ ऑब्लिगेशन, डीबीओ लाइबिलिटी, डीबीओ लाइबिलिटी, while measuring any asset or any liability, measuring any asset or liability, if we don't have any accurate data और इंफॉर्मेशन, कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, देन वी हैव टू टेक सर्टेन assumptions और सम डिग्री ऑफ एस्टिमेशंस। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल्स पूछोगे तुम मुझसे, मुझे पता है, तो इसके एग्जाम्पल में तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं इसके एग्जाम्पल में तुम्हें बताऊंगा डेप्रीसिएशन मेथड AS10, अमोटाइजेशन मेथड AS26। तुम्हें याद है AS26 बोलता है कि अपनी इंटेंजिबल एसेट को आप अमोटाइज करोगे नॉट मोर देन 10 ईयर्स में, और अमोटाइजेशन करने के दो तरीके होते हैं, पहला इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और अगर वो नहीं निकाल सकते तो SLM। तो पहला वाला मेथड क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो वो क्या कर रहे हो, एक एस्टिमेशन ही कर रहे हो, ठीक है ना। अगर तुम अमोटाइज कर रहे हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के प्रोपोर्शन में, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को तुम्हें एस्टिमेट करना पड़ रहा है, ठीक है। डीबीओ लाइबिलिटी estimated by actuary AS15। डीबीओ लाइबिलिटी आपकी एस्टिमेट की गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे हो अंदाजे से कि कितना मेरे को बैड डेट हो सकता है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो अंदाजे से कि मुझे कितना टैक्स भरना पड़ सकता है, और ये अंदाजा ही है आपका। कल को हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ आइटम डिसअलाउ करना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा अलाउ करना पड़े, ठीक है ना। 13 13 14, ठीक है, 15 16 17 18 19 20, क्रिएटिंग DTA DTL, आप DTA DTL क्रिएट कर रहे हो, ये भी आपका एक एस्टिमेशन है कि DTA फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में टैक्स लाइबिलिटी होगी, ये सब एस्टिमेशन है आपका, ठीक है। These all are estimates। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख दिया बेटा, 23 24 25 26, these all are estimates। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ AS5 सेम वही, चेंजेस इन अकाउंटिंग estimates
shall be disclosed separately in financial statements. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डिस्क्लोज करोगे सेपरेटली। दूसरी बात, impact on financial statements, प्रोस्पेक्टिव जबकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात करें, अगर पॉलिसी की अगर बात करें, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में एक और बात जो मुझे लिखनी थी, इफेक्ट इन करंट ईयर फ्यूचर ईयर, रिट्रोस्पेक्टिव। तो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो आप पीछे से चेंज करते हो, लास्ट ईयर से उसका इफेक्ट देते हो। जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो ना, जैसे मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए, तो फॉर एग्जांपल आपने पहला ही उठा लेते हैं, इन्वेंट्री का कॉस्ट पहले फीफो करते थे, अब वेटेड एवरेज कर रहे हो, तो करंट ईयर में तुम वेटेड एवरेज कर रहे हो, पर पिछले साल की जो इन्वेंट्री दिख रही है वो किस हिसाब से दिख रही है, फीफो दिख रही है, तो तुम्हें पिछले साल के कंपैरेटिव भी चेंज करने पड़ते हैं, वेटेड एवरेज में करने पड़ते हैं। तो हमेशा आप जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है, पर जब आप अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज करते हो तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना होता है, आप उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हो। गाइस आया समझ में कि नहीं? वारंटी प्रोविजंस, करेक्ट, एक और मिल गया, वारंटी प्रोविजंस, ठीक है। ठीक है, तेजस्विनी मेरा बुक सेट जो होगा वो लगभग 1 महीने बाद, मतलब सितंबर के एंड में अवेलेबल होगा। चलिए, सो दीज आर द चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। गाइस एक बार तुम काम करना, मैं यहीं पर अभी लेक्चर को ओवर कर रहा हूं, एक बार क्या काम करोगे, मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास में मैं AS5 के क्वेश्चंस करवा लूंगा तुम्हें। एक छोटा सा तुम्हें क्वेश्चन दे जा रहा हूं, जितना भी मैंने लिखवाया है उसको तुम किताब से मतलब उसको पढ़ते पढ़ते किताब के पॉइंट्स को भी एक बार ऊपर से रेफर कर लेना जितना हो सके। किताब के पॉइंट्स, बीच में अगर कोई एग्जांपल्स आ रहे हैं तो एक बार रेफर कर लेना। इट विल नॉट टेक यू मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शिद्दत से अगर आधे घंटे दोगे ना, ढंग से आधा घंटा दोगे, तो आपको 70-80% किताब की चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं तो बैठा ही हूं, मैं तो हूं आपके लिए, तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, आपको कल आके जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। पूछिए, डाउट पूछिए। पूछो भाई डाउट। एनीवेज, और भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हमारा लेक्चर अभी हो गया यहीं पर एंड, AS5 का, ठीक है। Jan 25 का स्टूडेंट हूँ, इन केस गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन किया तो हम आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, एंड स्टडी मटेरियल के बैकअप का क्या होगा? बेटा मैं एक व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूँ, और वो व्हाट्सएप चैनल मेरा सब लोग ज्वाइन कर लेना। अगर गवर्नमेंट ने टेलीग्राम बैन किया तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे रहूंगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल बहुत जल्दी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक दिख जाएगा, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। मैंने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, बट आई वॉज नॉट एट ऑल एक्टिव इन दैट चैनल। कुछ 100-200 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, बट मैंने अभी तक उस चैनल को पूरी एक्टिव तरीके से यूज नहीं किया है, बट आई थिंक अब मुझे उसको एक्टिवली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। AS5 फिनिश हो गया, हाँ AS5 फिनिश हो गया, बस मुझे क्वेश्चंस करवाने, ठीक है। चलिए, समझ गया बच्चों? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, और लव यू ऑल। अच्छे से अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई खुशी से पढ़ाई करो, है ना। किसी भी तरीके से कंफ्यूज होके, इरिटेट होके, गुस्से में या किसी भी तरीके से पढ़ाई मत करो, उसका नुकसान आप ही को होगा। बहुत अच्छे से प्यार तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे से सब हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।